नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया 9। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, वो भी बिना ब्रेक के। और शुरुआत उत्तराखंड से, जहां की राजनीति में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुराने स्टिंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि हरीश रावत के खिलाफ एक नए स्टिंग ने राज्य में एक बार फिर से उथल पुथल मचा दी है। उधर 10 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में हरीश रावत के लिए क्या संभावना बनती है? क्या बीजेपी हरीश रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोक पाएगी? उत्तराखंड में 10 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक न्यूज चैनल ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का कथित स्टिंग जारी कर विधायकों को एकजुट रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया है। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर मदन बिष्ट कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत के साथ बातचीत में दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत ने 12 विधायकों को 25-25 लाख दिए हैं। चैनल का दावा है कि पिछले 10 दिनों के दौरान ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। तो पहली बात मेरा है भाई, तुम्हारा कोई धंधा भी नहीं है, वो तो उसकी भी से जिला पंचायत का टैक्स रही है, तो भी धंधा हमारे अच्छा चलो हमारा वो ठीक है ना, लेकिन वो मिनिस्टर आया है। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में हरीश रावत जी की जो दादागिरी थी, जिस तरीके से उन्होंने विधायकों को एक चपरासी की तरह बना रखा था, विधायकों के आत्मसम्मान के कारण उन्होंने विरोध किया। और आज भी कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस में उनके नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि उनका जो माफिया गिरोह के रूप में उनका काम करना, माफियाओं के सरगना के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में उनका काम करना, उससे उनके ही दल में विद्रोह हो रहा है। बीजेपी वालों ने कैसे हमारे 9 विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, वो दिखला रहा है या नहीं दिखला रहा है, वो भी दिखलाना चाहिए ना। अगर कोई न्यूट्रल आदमी है, जब भी फ्लोर टेस्ट होता है उसके एक दिन पहले क्यों मोदी जी डरे हुए हैं फ्लोर टेस्ट से, ये बात समझ में नहीं आती है। और खुल के आना चाहिए सामने मोदी जी को और उनके लोगों को। तो अगल बगल, अरे मोदी जी ने जो 9 एमएलए उधर डिफेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, उनको अपनी तरफ ले जाने के लिए या कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए मोदी जी ने क्या क्या हरवा इस्तेमाल किया, क्या क्या बांटा, क्या क्या लिया दिया, ये तो बताना चाहिए। उधर हरीश रावत कैंप के मदन सिंह बिष्ट ने राजपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि हरक सिंह रावत ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर उन्हें धमकी दी और 10 मई को होने जा रहे फ्लोर टेस्ट के दौरान हरीश रावत के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि उनके और उनके सहयोगियों के फोन टैप किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार प्रदेश में बदले की राजनीति कर रही है, हमारे विधायकों को धमकी दी जा रही है। रावत ने कहा कि 10 मई को असेंबली में होने वाले फ्लोर टेस्ट में मेजॉरिटी साबित करने के बाद ब्लैकमेलर्स के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। पट्टों के आवंटन और स्वामित्व में धांधली की गई थी और उस धांधली में भूपेश उपाध्याय की संलिप्तता बिल्कुल साफ है। और भूपेश उपाध्याय उस गैंग के पार्ट हैं, जो गैंग जो है विजय वर्गीय जी के नेतृत्व में और विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में, साकेत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार को टॉपल डाउन करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार इन्वॉल्व है, नाम जो सामने आए हैं वो पॉलिटिकल नाम्स आ रहे हैं, मगर कार्रवाई तो इसमें होनी ही होनी है। सच का पता करना ही करना है और उस दिशा में केंद्र सरकार जो है वो कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हरीश रावत के खिलाफ 26 मार्च को भी स्टिंग जारी किया गया था। उस स्टिंग की जांच की जा रही है। हरीश रावत ने पहले स्टिंग में अपनी मौजूदगी की बात मानी है, लेकिन खरीद फरोख्त से इनकार किया है। सीबीआई ने हरीश रावत को पूछताछ के लिए 9 मई को बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल, पहले स्टिंग में हुआ था कि अब सीबीआई पूछताछ करेगी और दूसरा स्टिंग आ गया, लेकिन सवाल यह है कि वो विधायक कौन से रहेंगे। मुझे लगता है वो विधायक बीजेपी के रहेंगे, क्योंकि निर्दलीय 3 हैं और यूकेडी के 1 हैं और बसपा के 2 हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हैं वो तो मान ही गए होंगे। जब आलाकमान ने कहा होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक को खरीदने की कोशिश की। दिक्कत असलियत में ये नहीं है कि कांग्रेस वालों को पैसे देकर के मनाया जा सकता है, नहीं, दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपने विधायकों को रिटेन नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और वो जब अपने विधायकों को अपने पास नहीं रख पा रही, सियासी संकट वहीं से शुरू होता है।
दिक्कत इस बात की कि कहीं कांग्रेस ने अपने ही विधायकों को पैसा देकर के ये तो कोशिश नहीं की मनाने की, नहीं आप हमारे साथ रहिए, हाथ जोड़ करके। फ्लोर टेस्ट बीजेपी के लिए जितनी बड़ी चुनौती, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए अपने बाकी विधायकों का जो मामला है वो हाईकोर्ट में चल रहा है, 9 मई को फैसला आएगा। और चलिए बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हुड्डा पर पंचकुला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा के प्लॉट नंबर 17 के आवंटन में धांधली का आरोप है। हुड्डा के अलावा 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। साथ ही नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर पंचकुला के सेक्टर 6 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा के प्लॉट नंबर 17 के आवंटन में धांधली का आरोप है। 5 मई को विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज किया। उनको लगा है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है, गलत चीज उन्होंने पाया है, उसके अंदर उन्होंने एफआईआर की है। जो कोई गलत आदमी होगा जिसने कोई इस प्रकार के गलत काम किए होंगे वो आएगा, फंसेगा। ये इस सरकार का काम ही दो है, जनहित का कोई फैसला नहीं किया इन्होंने, बदला और बदली, सरकारी अफसरों की बदलियां और राजनीतिक द्वेष से बदले की बात। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल को 1982 में हुड्डा का प्लॉट आवंटित किया गया था। 2 साल में एजीएल को प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो 1992 में प्लॉट वापस ले लिया गया। 2005 में एजीएल को 1982 के रेट पर फिर से प्लॉट का आवंटन किया गया। आरोप है कि इसके कारण सरकार को 67 करोड़ का नुकसान हुआ। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। सोमैया ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच की मांग की है। सोमैया के आरोपों के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान के बीकानेर में सोलर पार्क के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। सोमैया ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर आरोपों की जांच कराने की मांग की है। सोलर पार्क के नाम से 1 दर्जन इस प्रकार की कंपनियों के द्वारा 5 लाख की जमीन का 5 करोड़ रुपया नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ, परिवार के खिलाफ कुछ लिख करके और कुछ आरोप लगा के उनका नाम अखबारों में आ जाता है, उनका नाम टीवी चैनलों पे आ जाता है। इसी से अपने को वो बड़ा नेता समझते हैं। किरीट सोमैया कल संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। सोमैया के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में करीब 1 दर्जन फर्जी कंपनियां खोली थीं। आरोपों के मुताबिक वाड्रा ने फर्जी कंपनियों में घोटाले का पैसा लगाया था। सोमैया के मुताबिक वाड्रा ने फर्जी कंपनियों के जरिए किसानों से करीब 2000 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त की। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार की जुगलबंदी कर रही है। केरल के बाद पीएम तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। यहां उन्होंने ऑगस्टा रिश्वत कांड को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। केरल के कुटुनाड में पीएम ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बारी बारी से भ्रष्टाचार करती है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में केरल सरकार को सबसे आगे बताया। ये केरल में कम्युनिस्टों की और कांग्रेस की करप्शन करने के लिए बड़ी गजब की जुगलबंदी है। उन्होंने तो कोयले में से खाया था, 2G में से खाया था, इन्होंने तो सोलर में से भी खा लिया, सूरज में से भी खा लिया। केरल के बाद पीएम तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। यहां उन्होंने ऑगस्टा रिश्वत कांड लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। हेलीकॉप्टर में से भी रुपये मार लिए और ये हम नहीं कह रहे हैं, इटाली की कोर्ट कह रही है, इटाली की कोर्ट। केरल के 140 विधानसभा सीटों पर 16 मई को चुनाव होंगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी 16 मई को चुनाव होंगे। यहां मुख्य मुकाबला एआईएडीएमके और डीएमके के बीच है। केरल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 19 मई को होगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री शिवपाल सिंह यादव के स्वागत के लिए कानपुर में हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिवपाल यादव यहां पहुंचे थे। शिवपाल यादव को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर आना था, लेकिन उनके दौरे से पहले सड़क की धूल खत्म करने के लिए हजारों लीटर पानी बहाया गया। नगर निगम के आधा दर्जन टैंकरों ने नेताजी को परेशानी से बचाने के लिए पानी बर्बाद किया। कौन आ रहा है जो पानी डालना पड़ रहा है? शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव। तो जल निगम के कितने टैंकरों से आप लोग यहाँ पे मतलब 8-10 टैंकर डाल दिए काल से। इससे पहले भी नेताओं के कार्यक्रम में पानी की बर्बादी के आरोप लगे हैं। 15 अप्रैल को लातूर में महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से के लिए हेलीपैड तैयार करने पर 10,000 लीटर पानी बर्बाद करने का आरोप है।
19 अप्रैल को कर्नाटक के बागलकोट में सीएम सिद्धिरमैया के स्वागत के लिए सड़कों पर हजारों लीटर पानी बहाया गया। 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के भिलाई में राज्य के मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की बेटी की शादी में कई टैंकर पानी बर्बाद हुआ। कश्मीर में सैनिकों के लिए अलग कॉलोनी की मांग पर सियासत हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम है कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाने से राज्य के सामाजिक ढांचे में बदलाव आएगा। कुछ हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के जिला प्रशासन से उन जमीनों की पहचान करने को कहा है जहां सैनिकों के लिए कॉलोनी बसाई जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाने से राज्य का सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। हम अपने स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए कॉलोनी बनाए, किसी को एतराज नहीं, लेकिन अगर कॉलोनी बना के हम नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को वहां अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं तो ये हमारे आईन, ये हमारे कानून और ये हमारे जज्बात के खिलाफ। जम्मू में सैनिक कॉलोनी है, उससे डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं हो गया है, तो कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो जाएगा अगर सैनिक कॉलोनी बन जाती है। विवाद के बाद राज्य सरकार ने कहा है कि सैनिक कॉलोनी के लिए कहीं भी जमीन आवंटित नहीं की गई है। सरकार के मुताबिक माहौल खराब करने के लिए सैनिक कॉलोनी बसाने की बात कही जा रही है। अप्रैल 2015 में राज्य सैनिक बोर्ड ने श्रीनगर के पुराने एयरपोर्ट के पास सैनिक कॉलोनी बसाने को मंजूरी दी थी। राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल NN वोरा हैं। राज्य सैनिक बोर्ड ने तत्कालीन सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद से करीब 22 एकड़ जमीन आवंटित करने की मांग की थी। 31 अगस्त 2015 को राज्य सैनिक बोर्ड ने जमीन की मांग बढ़ाकर 44 एकड़ कर दी। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले कुदरत का अलर्ट आ गया। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ में बादल फट गए। कई घर इसकी चपेट में आकर मलबे में तब्दील हो गए और कई गाड़ियां बह गईं। हालांकि जानमाल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। मलबे के चलते बद्रीनाथ हाईवे के बंद होने की खबर है। प्रशासन लोगों को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। सड़क गायब है, दर्जनों घर बह गए, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है और मलबा हटाने की कोशिश करते लोग। इन गाड़ियों को देखिए, क्या हालत हो गई है। कुछ गाड़ियां तो मलबे के नीचे फंस गई हैं। कल से उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले कुदरत का अलर्ट आ गया। उत्तराखंड के चंपावत में बारकोट ब्लॉक के सेरी कलियाना गांव में बादल फट गया। कई घर इसकी चपेट में आकर मलबे में दब गए तो कई गाड़ियां बह गई। हालांकि जानमाल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। मलबे के चलते बद्रीनाथ हाईवे के बंद होने की खबर है। बरसाती बादल के फटने से देवाल वाली रोड भी बंद हो गई है। प्रशासन लोगों को बचाने में लगा हुआ है। तो उसके कारण जो है तेज बहाव के कारण एक वर्कशॉप था इसका गाड़ियों के मरम्मत का, जो नदी के किनारे ही बनाया हुआ था, तो वो बह गया है। वहीं चमोली जिले के थराली ब्लॉक के बरसाली के जंगलों में बादल फट गया। यहां भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अचानक आई इस आफत से लोगों में अफरा तफरी मच गई। पिथौरागढ़ में कल रात भारी बारिश हुई। 87.50% बारिश रिकॉर्ड की गई। टीडी हाट, गंगोली हाट और मनुस्यारी में भी 40% बारिश रिकॉर्ड की गई। पिथौरागढ़ के सिनेमा लाइन इलाके में नाले के रुख बदलने से एक घर में मलबा घुस आया है। रात भर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन मदद नहीं मिली। कुछ नहीं करे, जो समझ के वो समझेंगे कि इनका नुकसान हो रहा है, देना चाहिए। नुकसान तो बहुत कुछ हुआ, वो थोड़ी दे सकते हैं नुकसान की ना, दे वो भी ठीक, न दे वो भी ठीक। सफाई जरूर कर रहा था, मेरा आने जाने का रास्ता नहीं हो रहा। इधर कल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि पूरी तैयारी की गई है, लेकिन उत्तराखंड में चल रहे राजनीतिक दांवपेच की वजह से तैयारी पर असर पड़ सकता है। कोमल मेहता, सी मीडिया। विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ में आरबीआई सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि वो जल्द ही ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर सामने आएंगे जिन्होंने जानबूझकर लोन का पैसा नहीं चुकाया। उन्होंने ये भी कहा कि लोन के विवादों के मामले में कोर्ट के बाहर समझौते करने की तैयारी चल रही है। भारतीय बैंकों की इस समय सबसे बड़ी समस्या बढ़ते एनपीए की है। आरबीआई लगातार बैंकों से ऐसे अकाउंट्स की पहचान करने पर जोर दे रहा है जो नॉन परफॉर्मिंग है। आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा,
इंडियन ओवरसीज जैसे बैंक इसी वजह से घाटे में चल रहे हैं। विजय माल्या के बाद विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर सख्ती बढ़ी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई से ऐसे डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांगी थी जो सील बंद लिफाफे में उसे दी जा चुकी है। अब विलफुल डिफॉल्टर्स पर दबाव बढ़ाते हुए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। आरबीआई इसके लिए नया सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। राजन ने कहा कि आरबीआई के अधिकारी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि ऐसे डिफॉल्टरों की लिस्ट कोई भी देख सके जिनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा चुका है। हालांकि राजन ने यह भी कहा कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे जो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना भूल गए हैं। राजन का मानना है कि ऐसा करने से तो लोग क्रेडिट कार्ड लेना बंद कर देंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने तो विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम समय समय पर सार्वजनिक किए हैं, लेकिन बाकी बैंकों ने अभी ऐसा नहीं किया है। पीएनबी ने विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी, जूम डेवलपर्स और नाफेड सहित करीब 904 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की थी। इनके ऊपर पीएनबी के कुल 10,870 करोड़ रुपए की देनदारी है। बैंक ने हाल में किंगफिशर एयरलाइंस और उसके गारंटर यूबी होल्डिंग्स और विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। किंगफिशर एयरलाइंस पर पीएनबी का कुल 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। पीएनबी ने 904 इकाइयों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है, जिन पर दिसंबर तक बैंक का 10,869 करोड़ रुपए का कर्ज था। एसबीआई के करीब 11,700 करोड़ रुपए के लोन 1,160 विलफुल डिफॉल्टर्स के पास अटके हुए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2015 में एसबीआई ने ऐसे करीब 1,164 लोगों की पहचान की थी, जिन पर कुल 11,705 करोड़ का लोन है। इनमें किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या भी शामिल हैं। बैंक 13 डिफॉल्टर्स पर एफआईआर भी करा चुका है। रघुराम राजन उन डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक नहीं करने के पक्ष में है जिन्होंने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि परिस्थितिवश कर्ज चुकाने में नाकाम रहे। साफ है, अब सरकार और आरबीआई दोनों ही विलफुल डिफॉल्टर्स को बख्शने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर डीडवाना से, जहां एक वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने वारंटी समेत 5 में से 6 बदमाशों को भी छुड़ा लिया। आरोपी याकूब के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट का वारंट था, लेकिन याकूब को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हालांकि आरोपी का भाई पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गया। आरोपियों के खिलाफ डीडवाना थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। 9 थानों की पुलिस और 3 डीवाईएसपी आसपास के इलाके को घेर कर आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। डीडवाना में कई बार इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जब पुलिस पर हमला किया गया हो, बदमाश आरोपियों को छुड़ा ले गए हो। गैंगस्टर आनंदपाल का मामला भी इन्हीं में से एक है। बदमाशों के हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को जान तक यहां गंवानी पड़ी है। एसीजेएम साहब, डीडवाना कोर्ट का एक वारंट था याकूब पुत्र महफूज खां छोटी छापरी के, तो वहाँ गांव में से उसको मुलजिम को लेके, वारंटी को लेके हमारे पुलिस डीडवाना आ रही थी, तो गांव वाले पीछे वाहन में आए 5-6 आदमी और छुड़ा गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकी हमले में नियंत्रण रेखा पर दुश्मनों से लड़ते वक्त शहीद हुए जवान रमेश चंद यादव का शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम थी। शहीद के अंतिम संस्कार के लिए मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई थी और लोगों ने नम आंखों से ही श्रद्धांजलि दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। अलवर के मंडावा निवासी शहीद रमेश चंद यादव का शव जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, मानो हर आंख नम हो गई। शहीद के अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद रमेश चंद को सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर की मौजूदगी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की पार्थिव देह को जैसे ही उनके 1.5 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी, सभी का दिल पिघल गया। वैसे तो बड़ी दुख की बात भी है, बाकी वैसे खुशी भी है कि शहीद का मौका आदमी भाग्यशाली वो मिलता है। बाकी जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो पैकेज वगैरह है वो तुरंत प्रभाव से परिवार को दिलाएंगे, सांत्वना देंगे। शहीद रमेश चंद यादव जम्मू कश्मीर के करन सेक्टर में
गजरहड़ा इलाके में तैनात थे। शुक्रवार के दिन घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने गश्त के दौरान उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गंभीर घायल होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से सेना के बेस कैंप लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अलवर के शहीद रमेश चंद पर अलवर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को फख्र है। होशियार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया गया तो जयपुर में ही एक वृद्धाश्रम ऐसा रहा जहां मां अपने बच्चों की सलामती तरक्की की दुआएं करती मिली। दुनिया मदर्स डे मना रही है। मां के लिए तमाम तोहफे बाजार में हैं, मगर उन तोहफों में वो खुशी नहीं दिख सकती जो औलाद की आंखों में दिखती है। इस बात को भला एक मां से बेहतर कौन समझ सकता है। यही वजह है कि जयपुर के एक वृद्धाश्रम में हमने कुछ माँ की खुशियाँ टटोली, दर्द साझा करना चाहा। मैं अभी 10 महीने हुए मुझे। 10 महीने हुए हैं। आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा है। तो बेटे की शादी हो गई? हाँ, शादी हुई। कहाँ रहते हैं वो? तो नोएडा में है फिलहाल। पहले सरकारी उसमें था, प्राइवेट कंपनी में है तो नोएडा में, और बच्चों को पढ़ाने के लिए मिसेज उसकी मुरादाबाद में रहती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पे अकेले रहते हो? हाँ, अकेले ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई अभी 10 महीने पहले। इन महिलाओं को अपनों से किसी तरह का गिला नहीं, शिकवा नहीं, क्योंकि ये हालात मजबूरियों के हैं। मेरी फैमिली में मैंने बताया बिल्कुल क्लोज फर्स्ट रिलेशन तो मेरा ग्रैंडसन और मेरी डॉटर इन लॉ, और वैसे 2 ब्रदर हैं, 5 सिस्टर्स, 6 मुझे इंक्लूड करने से 6 सिस्टर्स। आपको वृद्धाश्रम में रहना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यहाँ ऐसे करके तो कभी भी कोई शिकायत, कोई परेशानी नहीं। अब तो ये मुझे इतने साल से अपना घर ही लगता है। ना इन्हें अपनों ने छोड़ा है, ना दुत्कारा है, बस दूरियां इतनी हो गई हैं कि इन्हें अपनी हिफाजत की खातिर वृद्धाश्रम चुनना पड़ा। यही वजह है कि वो आज भी अपनी औलादों के लिए दिलों में दुआएं सहेजे हैं। लड़का एक है, वो बाहर है, सिंगापुर में रहता है फिलहाल, नोकिया मोबाइल कंपनी में इंजीनियर है। तो आपके बच्चे आपसे मिलने आते रहते हैं? हाँ, आते हैं सब। हम भी चले जाते हैं उनके पास, वो भी आते रहते हैं। आप जाती हैं वहाँ पे? हाँ, मैं जाती हूँ ना। 2-2 साल 2.5 साल रहती हूँ, कभी साल भर, कभी 6 महीने। वो भी आते रहते हैं, उनकी छुट्टियाँ होती है जब। यहाँ जो रह रही हैं वो लोग बहुत खुश हैं। यहाँ का सारा कार्यक्रम जितना भी होता है सब टू द पॉइंट, एकदम बिल्कुल टाइम से सारा काम होता है। खाना वगैरह सब बहुत अच्छा और एकदम शुद्ध खाना होता है। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बनता है, तो सभी लोग बहुत खुश हैं। जो भी हो, जिंदगी की हकीकत ये है कि वो वक्त पर आकर ढेर हो जाती है। यही वजह है कि इन सभी महिलाओं के बच्चों के पास बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस भी होगा, पर माँ साथ नहीं है, जो किसी त्रासदी से कम नहीं। चित्रा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। राहुल, इस पर एक शेर याद आ रहा है, मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माएँ किसी भी हालात में रहें, वो बच्चों के लिए हमेशा दुआएं करती रहती हैं। मुन्नवर राणा साहब का शेर बड़ा कमाल का शेर, और ये भावनाओं का प्रकटीकरण भी है। माओं को सलाम, सभी माओं को सलाम, और उन बच्चों को भी जो अपनी माँ की देखरेख करते हैं, और उनको भी जो चाहते हैं कि उनकी माँ खुशहाल रहे, आबाद रहे, और माँ का आशीर्वाद आप सबके साथ रहे। इसी कामना के साथ आज इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़। नमस्कार।